चलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। भारत की संस्कृति, विरासत और शिल्प स्थापत्य कला, उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि भारत में अपने समृद्ध संस्कृति विरासत के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। शिल्प स्थापत्य विविधताओं और भारत के इतिहास को कई नई पहचान दी है। भारत के प्राचीन सिंधुकालीन नए नगर आयोजन समकालीन विश्व के नगर आयोजन की अपेक्षा श्रेष्ठ अथवा तो बड़े गौरव के साथ उसके उल्लेख किया गया है। मतलब भारत की जो संस्कृति है, शिल्प स्थापत्य मतलब जो पत्थर मूर्तियाँ और जो महल, ताजमहल, ठीक है, गुब्बत, ये सारे बनाए, वो सब अलग अलग है, बहुत पुरानी है और सिंधुकालीन पुराने समय की है। ये देखने लायक है। ये हमारा एक गौरव दिलाता है। जैसे लाल किला एक गौरव है हमारे लिए, ठीक है। ताजमहल गौरव माना जाता है, ठीक है। शिल्प की बात करें तो शिल्प किसे कहेंगे? तो शिल्प अपने कौशल्य और कारीगरी से छेनी हथौड़ी के द्वारा विविध प्रकार के मन के भावों को पत्थर पर, लकड़ी के धातु पर तराशने जो रूप देते हैं उसको क्या कला को शिल्प कला आती है। शिल्प क्या होता है? जो व्यक्ति होते हैं शिल्पकार वस्तु क्या होते हैं, वो क्या अपने छीनी हथौड़ी को लेकर के, पत्थर हो कि लकड़ी हो, उसके ऊपर क्या खोद कर क्या वो मूर्तियाँ बनाते हैं और बहुत सुंदर दिखाई देती है। अब मंदिरों में जाते हो तो आपने देखा ही होगा कि मंदिरों के अंदर किस प्रकार से वो दिखाई देते हैं। तो इसका शिल्प स्थापत्य कला का होता है। आगे देखें तो स्थापत्य का सरल अर्थ है निर्माण कार्य, ठीक है। संस्कृति भाषा में स्थापत्य में वास्तु शब्द प्रस्तुत होता है कि जो अत्यंत प्राचीन, इसके अर्थ में मकानों के, नगरों, कुएं, किले, मीनार, मंदिर, मस्जिद, मकबरे इत्यादि का निर्माण कार्य के लिए स्थापत्य कहलाते हैं। स्थापत्य के स्थापित कौशल प्रयोजित किया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो चीज़ वस्तु हम बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या स्थापत्य कहा जाता है। चाहे मकान, नगर, कुएं सब बोलेंगे। इसके वास्तुकला के अंदर अगर बोला जाए, वास्तु संस्कृति भाषा में वास्तुकला बोला जाए तो इसी को स्थापत्य कहा जाता है। तो अब प्राचीन भारत के नगर योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। नगर, पुराने समय में नगर की योजना किस तरह से घर बनते थे उसके बारे में पढ़ना है। प्राचीन युग से भारत में नगर योजना का निर्माण हुआ। पुरातन उल्लेखनों में से ऐसे कई नगर मिले हैं जिसके महानगरों का मुख्य 3 भागों में है। एक प्रशासनिक अधिकारी का किला, अन्य अधिकारियों के निवास वाले किले और उसके सामान्य नगर के आवास वाले निचले नगर। मतलब क्या, पुराने ज़माने में जब खुदाई की गई तो अलग अलग घर मिले हुए हैं, जहाँ पे क्या बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे उनका, फिर जो मध्यम अधिकारी होते थे उनका, और छोटे मोटे जो प्रजा रहती थे उनके, इन लोगों के घर हमको देखने को मिलते हैं। प्रशासनीय अधिकारियों को किला जो ऊंचा बनाया जाता था, ऊंचे होते थे। प्रशासनीय अधिकारी जो होते थे उनके घर क्या होते थे, बहुत ऊंचे हुए करते थे। ऊपर के नगर की रक्षा, दीवारों की सुरक्षा है तो 2 से 5 कमरे वाले मकान होते थे। इनके 2 से 5 कमरे वाले मकान देखने को मिले। और निचले नगर के मकान के हाथ से निर्मित ईंटों द्वारा, हाथ से बनाए जाते, ईंटों के द्वारा ये बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के संस्कृति प्रजा के स्थापत्य के क्षेत्र में उसके समय के सभी संस्कृति अपेक्षित सुंदर और व्यवस्थित ऐसे नगरों के विकसित किए गए थे जिसके अंदर हड़प और मोहनजोदड़ो के नाम का नगर महत्वपूर्ण थे। मतलब उसके क्या महत्वपूर्ण देखने को मिलता, नाम नगर, इसके क्या महत्वपूर्ण हमको देखने को मिलता रहा है सदैव से, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। जो मोहनजोदड़ो थे उस समय के बारे में बात की गई है, तो देखेंगे इसमें। तो मोहनजोदड़ो को 1922 में सर जॉन मार्शल, कर्नल मेकर के मार्गदर्शन रखालदास बर्जिन और दयाराम साहनी नामक पुस्तक पुरातत्व में सिंधु के लारखान जिले में मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई और खुदाई के दौरान विशाल ऐसे नगर और सभ्यता के विशेष मिले जो मोहनजोदड़ो के अर्थ के मुर्दों का टीला कहा जाता है। 1922 में क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, लारखाना जिला है, उसके अंदर क्या है, खुदाई के तो मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले, उनके घर मिले, मतलब कैसे बने होते हैं वो नगर, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ विस्तार मरा हुआ था, सब कुछ नहीं था, इसलिए उनको मुर्दों का टीला माना जाता रहा है सदैव। आगे अगर हम देखते हैं तो नगर रचना, मोहनजोदड़ो के नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ अथवा मकानों के बाढ़ नमी सुरक्षा रखने के लिए चबूतरे बनाए गए थे। श्रीमंतों के लिए मकानों के 2 मंजिला, 5 मंजिला, 7 कमरे वाले होते थे। सामान्य वर्ग वालों के लिए मकान का 2 मंजिले, 3 कमरे वाले होते हैं। समान नगर के चारों ओर दीवारों की रचना की गई थी। मतलब क्या, बाढ़ ना आ सके, पानी घर में घुस ना सके, ऐसे बनाए चबूतरे बनाए जाते थे बैठने के लिए। और जो बड़े बड़े महाराजा होते थे उनके क्या 2 मंजिल और 5 से 7 कमरे वाले होते हैं। जो सामान्य वर्ग के होते हैं उनके 2
जो एक मंजिल होता था और 2 से 3 कमरे वाले होते थे, और इनकी दीवारें क्या मंजिलें सबसे बड़ी बड़ी हुआ करती थी। अब आगे देखें तो मकानों के मुख्य द्वारा राज्यों के बजाय गलियों से खुलते थे। यहाँ सभी मकानों के कोठार, रसोई घर और स्नान घर का विशेष भी हवा और प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे हुआ करते थे। ठीक है, मतलब इनके जो मकान थे गलियों से होके जाते थे और अनाज रखने के लिए मिलता था, रसोई घर हुआ करता था, स्नान घर होते थे और हवा घर में आ सके इसलिए कि खिड़की दरवाजे भी देखने को मिलते रहे हैं सदैव से। ठीक है, अब उसके रास्ते बात करें तो इस नगर की रचना को विशिष्ट लक्षणों या उसके रास्ते यह अधिकांश 9.75 मीटर के होते थे, रास्ते इतने चौड़े होते थे। ठीक है, और उसके क्या दूसरे समकोण होते थे, समकोण लाइन से हुआ करते थे, आड़ा एड़ा नहीं हुआ करते थे। ठीक है, ये क्या एक साथ कई वाहन एक साथ निकल सके ऐसे बनाए गए हुए होते। रात्रि के समय खंभे लगाए थे रोशनी के लिए। ठीक है, रास्ते सीधे और चौड़े हुआ करते, मार्ग के बीच में कहीं मोड़ नहीं आता, मतलब कहीं भी मोड़ आता था, नहीं मुड़ाव नहीं होता था, सीधे हुआ करते थे। प्राचीन समय की विशिष्ट मानी जाती है ये मतलब रास्ते। 2 राज्य मार्गों को जोड़ने के लिए काम करते थे, एक मार्ग उत्तर से तो दूसरा दक्षिण पूर्व पश्चिम से क्या जोड़ते थे, ऐसे समकोण में बनाए गए थे। इस तरह से क्या माने जाते थे। आगे देखें तो अगर गटर योजना, पहले की गटर योजना के बारे में पढ़े तो इस नगर की रचना का विशेष गटर योजना थी। ऐसे गटर योजनाओं को समकालीन सभ्यता और सब भूमि सागर के कीटक द्वीपों के अति कहीं भी देखने को नहीं मिलते। नगर को गंदे पानी के निकास गटर को बनाई गई थी। ये मकान में सोखता कुआं था जिसे सुव्यवस्थित गटर योजना के लगता है कि उसकी समय सुग्राही नगर पालिका जैसे कोई कार्यक्षम व्यवस्था थी। इसका हम कह सकते हैं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के विषय में ऊंची सोच रखते हैं। मतलब उसमें क्या था कि बहुत अच्छी गटर योजना थी उस समय के समय। ठीक है, भू दिल पे मतलब कि उनकी गटर योजना जमीन के अंदर वो पानी चला जाता था। सोखता कुएं बनाए गए थे कि जितना भी गंदा पानी वो सब क्या जमीन के अंदर चला जाए, इस तरह का सोखते बनाए गए थे। और बड़े बड़े गटर हुआ करती थी जिस कारण से क्या इंसान चल सके इतने माप का वो बनाया जाता था। इस प्रकार की उनकी योजना थी, उस समय का क्या अच्छा एक नमूना माना जाता रहा है। ठीक है, अब देखो सार्वजनिक स्नान घर, सभी लोग नहा सके ऐसा। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर का मिला हुआ ये कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए, गंदा पानी बाहर निकालने की व्यवस्था की, गर्म पानी के लिए व्यवस्था रहेगी, वस्त्र बदलने के लिए भी कमरे दिए गए थे और धार्मिक प्रसंगों के लिए लोगों के स्नान का उपयोग किया गया था। मतलब इनका बहुत बड़ा कुंड होता था नहाने वाला। आपने गए होंगे कहीं पे भी, जैसे तुलसी शाम जाओ वहाँ पे नहाने के कुंड है गर्म ठंडे पानी का, तो उसको वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पे गंदगी ना हो उसके पानी निकलने की भी व्यवस्था की गई थी, कपड़े बदलने की व्यवस्था भी की गई है। और सार्वजनिक मकानों की बात करें रहने के लिए तो मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक 2 मकान होते थे। ऐसे लगता था कि इनके उपयोग में सभा कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सभागार, राज्य कठोर के रूप में होता है। यह मकानों की एक पंक्ति में भी मिलकर जो शायद सैनिक दे रखे, मतलब क्या होते हैं ये क्या उसके अंदर ऐसे मकान बने हैं सभा कक्ष, हम मीटिंग कर सकते हैं। फिर वहाँ पे क्या मनोरंजन, डांस शो करना, सिंगिंग शो करना, कोई भी शो करना तो कर सकते हैं। सभागृह वहाँ पे बैठ कर रहना, कोठारों को रखने के लिए, अनाजों रखने के लिए सब बनाए अच्छी तरह थे। ठीक है, इस प्रकार के। अब देखें तो हड़प संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति जो होती थी उस समय की बात करें तो सर जॉन मार्शल कर्नल के मेकन नेतृत्व में 1921 में दयाराम सहाने ने पंजाब के मोंगोमरिया जिले में स्थित हड़प्पा के पास से भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन अवशेष खोजे थे। मतलब उन्होंने इसकी निशानियाँ खोजी थी, मूर्तियाँ वगैरह मिली होगी वहाँ पे। हिमालय क्षेत्र में रोप, वो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले और आलमगिरीपुर, राजस्थान में कालीबंगाल, गुजरात में धोलापुर तहसील, लोथल, कच्छ, देसलपुर, मतलब ये जितने भी और भी बहुत सारे इसके अंदर राज्य बोले गए, ये सारे जितने भी है क्या सिंधु घाटी प्राचीन समय के खोजे गए हैं। देखिए उस समय खुदाई में सब मिले हुए हैं। फिर सप्त सिंधु, जहाँ 7 नदियाँ बहती है ऐसे कुछ सप्त सिंधु कहते हैं। सप्त सिंधु संस्कृति मिली है, यहाँ पे प्रादेशिक संस्कृति विकसित हुआ है हमारा, और उसे सिंधु घाटी की संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि उसके इस नदियों के किनारे हम रहते हैं, इसलिए सिंधु घाटी की संस्कृति कही गई है। ठीक है, इस जगह पे पाषाण, तांबे, औजार, चीज वस्तु आदि मिलते हैं। इसके उसमें ताम्रपुष्प युग संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति और नगरों का आयोजन सुव्यवस्थित है। उनमें से नगरों बड़े बड़े कठोर और किलेबंद उल्लेखनीय है। एक लोगों गहने शौक रहने ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं। मतलब वहाँ पे क्या है
गए। वहाँ पे पाषाण युग, पत्थर का युग चल रहा, तांबे का युग चलता था। उस समय की चीज़ वस्तु बहुत सारी मिली हुई खुदाई में, तांबे की मूर्तियाँ भी मिली हुई है, ठीक है। उसके अंदर और भी प्रकार के नगरों की योजना की गई, बड़े बड़े कोठार, बड़े बड़े किले, घर इस तरह से देखने को मिले। और वहाँ के गहने भी मिले, पहले के लोग गहने पहनने के भी शौकीन हुआ करते थे, ऐसा माना जाता रहा है। अब गुजरात का जो धोलावीर है, धोलावीर के बारे में हम पढ़ते हैं कि धोलावीर में क्या था, उसके बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर धोलावीर का भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तहसील में आया हुआ है। बड़े बड़े रण के खदीर द्वीप के धोलावीर गांव में 2 किमी दूर हड़प्पा समकालीन विशाल स्थापित प्राचीन नगर है। मतलब कि उसे 2 किलोमीटर दूर जाओ तभी ये मिलता है। गुजरात राज्य में पुरातत्व विभाग को टीले का सर्वेक्षण किया था, मतलब उसको जांच की थी। और फिर आर्किटेक्ट यूजिलिन सर्वे ऑफ इंडिया ने संशोधन किया, मतलब खोजना चालू किया, जो पुरानी चीज़ वस्तुओं को खोज करते ऐसे खोजकारों को भेजा गया। 1990 में रविंद्र विस्तार मार्ग के द्वारा विशेष उल्लेखन हुआ, मतलब उन्होंने उस वक्त इसके बारे में अच्छी तरह बताया। फिर धोलावीर के जिले में महल तथा नगर की मुख्य दीवारों के जिस सफ़ेद रंग की पुताई की गई थी उसके अवशेष मिले। इस नगरों के मिलने किलेबंदी के मजबूती, सुरक्षा व्यवस्था और दीवार मोटाई पत्थर की ईंटें और से बनी हुई थी, मतलब उसके किस रंग से रंगा गया, कितनी मोटाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना लंबा है, क्या क्या है, सब चीज़ें उसके अंदर क्या खोजी गई मिली, ठीक है। फिर यह पीने का पानी छानकर शुद्ध रूप से मिले, इस तरह से भी इधर व्यवस्था की गई थी। ऐसी व्यवस्था की गई कि जिसके लिए व्यवस्था आज भी आधुनिक युग में हम नहीं कर सकते हैं। पानी शुद्ध और उनके व्यवस्था अद्भुत रही है, ठीक है। अब लोथल के बारे में पढ़ते, ये भी आपको पूछा था 2 मार्क्स में। तो लोथल को अहमदाबाद जिला के लोथल तहसील है, मतलब अहमदाबाद जिले में लोथल आया हुआ है। इसको लोथल, अहमदाबाद को ही लोथल कहा जाता था। लोथल धोलावीर तहसील में भोगाऊ और साबरमती नदी के बीच प्रदेश है। साबरमती की नदी के किनारे ये राज्य आया है, ये आप तो जानते हैं। खंबात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर माना जाता है। यहाँ पे मानव बस्ती रहती है। नगर किनारे निचले भाग में जवार के समय जहाज को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह बनाया गया, मतलब तो जहाज़ों को रोकने के लिए बंदरगाह पोरबंदर बनाया गया वहाँ पे, ठीक है। फिर यह बंदरगाह को कठोर दुकानें आयात निर्यात के प्रमाण दर्शाते हैं, मतलब आयात ने चीज़ वस्तु को बेचने खरीदने के लिए क्या इसका यहाँ पे बनाया गया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए तो इसके अंदर लोथल का समय भारत में समृद्ध बंदरगाह थे। इस बात में गुजरात को गौरव रखने वाले लोथल के गुजरात में नहीं बल्कि भारत के इतिहास में गौरव प्रदान करता है। मैं भारत का जो इतिहास है उसके लिए गौरव प्रदान करने का काम करता रहा है सदैव से ही, ठीक है। अब आगे हम देखें तो मौर्य काल युग के बारे में, मौर्य युग के बारे में क्या था तो उसके समय तो स्तूप भगवान बुद्ध के देहावास के को एक मात्र रखने और उसके ऊपर अर्धगोले के टीले की रचना की जाती है और स्तूप कहा जाता है। मतलब एक ऊंचा होता था, ऊंचा होकर के और एक टीले जैसे बनाया जाता था। नीचे देखो आपको बनाया गया इस तरह का, क्या इसको स्तूप कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से बनाया गया। अपने अशोक सम्राट के समय में 5 स्तूप मिले, जैसे सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, बेरता का स्तूप, नंदगढ़ का स्तूप और गुजरात के देव मोरी स्तूप, ये 5 मिलते हैं। यहाँ पे चैत्य रखने के लिए विहार मतलब जंगल, मठ मतलब घर, ठीक है, इस तरह के मिले हैं। सम्राट के अशोक के सौम्य बुद्ध के शासन शिल्प स्थापत्य के युग माने गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की गुफाएं और चैत्य और स्तूप भी भेंट है। बौद्ध धर्म की स्थापत्य, चैत्य ये सब देखने को मिलते हैं। सांची के स्तूप के अंदर क्या है तो मौर्य युग में निर्मित सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में आया हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। इसका आधे कद का है, छोटा ही है, ठीक है। और बौद्ध स्थापत्य कला का अमूल उदाहरण एक देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही सुंदर और अर्धगोले छोटी हाइट का ही है, बाकी बहुत सुंदर ये देखने को मिलता रहा है सदैव। अब आगे हम पढ़ेंगे खंबात के बारे में, ठीक है। स्तंभालेख के बारे में पढ़े। स्तंभालेख क्या है उसके बारे में, तो सम्राट अशोक के स्तंभालेख शिल्प स्थापित उत्तम नंबर, मतलब स्तंभ मतलब पत्थर के ऊपर लिखवाना, ठीक है। यह स्तंभालेख एक पत्थर के तरासे बनाए जाने वाले थे, उनमें घिस कर चमकीला बनाया जाता था, जिसके अंदर अम्बाला, मेठ, इलाहाबाद, बिहार, लोरिया के पास, नंदगढ़, सांची, काशी, पटना, बुद्ध जैसे बौद्ध वृक्ष के पास बनाए गए हैं। ब्राह्मण लिपि होती है, मतलब संस्कृति, ब्राह्मणी लिपि किसे बोलते हैं, संस्कृति को बोलते हैं, वो इसके अंदर देखने को मिलता रहा है।
ठीक है, अब बढ़ेंगे सारनाथ के स्तूप के बारे में। सारनाथ का स्तूप, तो सारनाथ का भारत में शिल्प स्थापत्य श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसके शिखर के इस पर जुड़े हुए खड़े 4 सिंह देखने को मिले। 4 ऐसे क्या सिंह देखने को मिलते हैं जो सारनाथ भगवान के बुद्ध के उपदेश स्थलों में से सिंहों के नीचे चारों ओर के धर्मचक्र अंकित है, मतलब धर्मचक्र माना जाता है इसके नीचे। ठीक है, इसके उपरांत हम इसके हाथी, घोड़ा और बैल की भी आकृति, यहाँ पर हाथी, घोड़ा, बैल हमको देखने को मिलते रहे। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र ध्वज के चक्र में भी स्थान इसको मिला, हमारा राष्ट्रीय मुद्रा मतलब सिंबल माना जाता है इसको। ठीक है, और 4 सिंहों की आकृति भारत के 4 चिन्हों के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए उत्तम स्वीकृति मानी जाती है, मतलब उत्तम रूप से इसको क्या माना गया है। आगे हम देखें तो शिलालेख, मतलब पत्थरों पे लिखना। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों के धर्म अज्ञान वाले शिलालेख महत्वपूर्ण थे। काष्ठ पे मतलब लकड़ी पे, पाषाण वाले पत्थरों पे स्थापत्य के उत्तम नमूने देखने को मिलते हैं। लकड़ी पत्थर के बाड़ बना करके दरवाजे के सुंदर तोरण बनाना, लकड़ी पे चाहे पत्थरों पे मतलब खुदाई करके सुंदर बनाया जाता था उसको, जो धर्म आचार के जोर दिया। और शिल्पलेख पेशेवर देहरादून, ठाणे, मुंबई, धौली, चौड़ा, चेन्नई जैसे अन्य राज्यों में भी इसका क्या बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। गुजरात के जूनागढ़ गिरनार पर्वत के तरफ जाते समय रास्ते में ये सब दिखाई देते हैं। इसके लिए गुजरात के पालीताना सैतुंजय पर्वत, जैन मंदिर, अहमदाबाद का हट्टी सिंह, देरासर संपूर्ण जानकारी देने वाले शिलालेख संस्कृति के गुजराती भाषा में तराशे गए हैं और बहुत सुंदर देखने को मिलते रहे हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल भाग 2 पढ़ेंगे।